आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो पहली बात तो ये एक इमेजिनरी है, मतलब ऐसा हमें दिखाई देता नहीं है, बट हम लोग सोचेंगे कि हाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा होता होगा जिसके कारण हम चीज़ों को बहुत इजीली विजुअलाइज कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात कि लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो जल्दी, के क्यू बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। फिर हमने बोला कि किसी के भी कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पर पॉइंट सोर्स रख के देख लो, टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ टेस्ट चार्ज तो ये पॉजिटिव नेचर, बोलो इस वाले टेस्ट चार्ज के कारण अगर यहाँ पे चार्ज रखूँ पॉजिटिव तो किधर फोर्स लगेगा, राइट की डायरेक्शन में, यानी ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हुई दिखाई देती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अवे फ्रॉम द सोर्स। और ये जो कि 3 डायमेंशन में होती है, 3D में होता है, तो बेसिकली ये क्या होगा, जैसे एक कोई भी एक छोटी सी बॉल ले लो, उसमें जो ये तिलियाँ नहीं होती स्पोक्स, इनको लगाओ तो बेसिकली वो उसको पूरे को कवर करेंगे तो एक स्फेरिकल शेप बनने वाली है। तो ये एक स्फेयर बनेगा और इस स्फेयर को हम बोलते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दिस इज रेडियली आउटवर्ड। कैसा है बच्चों ये? एक चीज और देखो यहाँ से, तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? अगर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है, तो ये कहाँ टर्मिनेट होती हुई दिखाई देंगे, इन्फिनिटी। कहाँ पर? सिमिलरली अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मान लो क्यू चार्ज है नेगेटिव नेचर का, तो बोलो यहाँ पर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ पॉइंट सोर्स, तो ये पॉजिटिव इस पे किधर फोर्स लगाता है बच्चों, यानी टूवर्ड्स दी सोर्स। यस या नो बोलो? सेम इसी पैटर्न में यहाँ पर भी ये फील्ड लाइंस बनने वाली है। तो फील्ड लाइंस नेगेटिव के कारण कैसी हो जाएगी बच्चों, रेडियली। सभी बच्चे बोले बच्चों रेडियली, वेरी गुड, ये हो गया हमारे पास रेडियली इनवर्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइंस आती हुई कहां से दिखाई देंगी बच्चों, ये जाती हुई कहां पे दिखाई देंगी? तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर विसिनिटी में कोई दूसरा चार्ज है, लेट्स से ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बनाऊं एक नेगेटिव चार्ज, तो मैं बहुत इजीली कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएंगी। बात समझ में आई ना? और ऐसे भी बन जाएंगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे भी बन जाएंगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट अगर एक आइसोलेट चार्ज है तो आइसोलेट चार्ज के कारण हमें कैसा दिखाई देगा कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पे जाके टर्मिनेट होंगी, और अगर नेगेटिव है तो कहाँ पर ओरिजिनेट हो रही होंगी और कहाँ पे टर्मिनेट हो रही होंगी। नहीं आया समझ में? पहली बात तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी सुनो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना बच्चों, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा भी कर्व शेप हो सकता है, क्या कर्व शेप हो सकता है? हाँ अभी तक हमने यही तो पढ़ा। अभी सुनो एक चीज और बताऊंगा, इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या शो करेगा मुझे, टेंजेंट मुझे बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बताएगा बच्चों? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, अगर मैं इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज को भी रख दूं, इस पॉइंट सोर्स पर, इस पॉइंट पर एक मैं पॉजिटिव चार्ज को भी रख दूं, तो क्या पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की? देखो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होती है, जल्दी बोलो? पॉजिटिव से, पक्का? अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी किधर है, राइट या लेफ्ट? राइट जाने की ना। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर जाने की टेंडेंसी में रहता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। तो मैंने बोला कि अगर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया पॉजिटिव चार्ज, क्या इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा?
यस सर, क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? Q इंटू तो याद करो, किसी भी कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट दो चीजें देता है, पहला डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कई बारी इन्हीं को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हम लोग दूसरा नाम क्या बोल देते हैं बच्चों? फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। फील्ड लाइंस ऑफ, हाँ, फोर्सेस क्यों बोला गया? क्योंकि जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो फील्ड के साथ साथ क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, किसी भी पॉइंट पर, पूरे स्पेस में कहीं पर भी चले जाओ, अगर मुझे यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या यहाँ पर फील्ड 1 के कारण होगा, 2 के कारण होगा या दोनों के कारण होगा? दोनों के कारण, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने फॉलो किया है कि सर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यस या नो बोलो बच्चों। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यस या नो बोलो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे जाएगा, अरे हाँ या ना बोलो बच्चों। तो बेसिकली टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई को या ई नेट को रिप्रेजेंट करता है? ई नेट को। किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या देगा आपको? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देता है बच्चों? क्या देता है बच्चों? तीसरा पॉइंट देखिए कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों ऐसा पॉसिबल है? रीजन सुनो। क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेटा जिस पॉइंट पर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है उस पे देखो टेंजेंट की डायरेक्शन, एक टेंजेंट इधर आ गया, एक टेंजेंट इधर आ गया, कि इस पार्टिकल के पास दो डायरेक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल। यस या नो बोलो। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट हैज टू डायरेक्शन, विच इज मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। आ जाओ, अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को ना कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ के आने हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली हम लोगों ने तीन टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया हुआ। एक कांस्टेंट फोर्स, दूसरा कि अगर फोर्स में I के साथ X का पैरामीटर आ जाए, J के साथ Y का पैरामीटर आ जाए, या K के साथ Z का पैरामीटर आ जाए, और एक परफेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। सेकेंड टाइप देखो, अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि ये दो चार्जेस रखे हुए हैं बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग, मान लो ये एक्स एक्सिस मान लिया मैंने, ठीक। अब ये आर्बिट्रेरी है, कहीं पे भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दिस इज एक्स, इनके बीच का सेपरेशन। तो बोल इस वाले फोर्स को अगर मैं फिक्स कर दूं बच्चों और इस वाले फोर्स को मैं फ्री कर दूं, तो बोलो फर्स्ट वाले फोर्स के कारण सेकंड वाले पे फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? कितना लगेगा? के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू राइट में लग रहा है तो प्लस आई कैप। अरे हाँ या ना बोलो। क्या ये फोर्स का फॉर्मूला सही बोला मैंने? क्या ये फोर्स का फॉर्मूला अगर मैंने सही बोला तो क्या इसमें आई के साथ एक्स का कंपोनेंट आ रहा है, मतलब एक्स वाला फैक्टर आ रहा है? तो क्या ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव नेचर है या नहीं है? अगर कंजर्वेटिव नेचर है तो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, क्या ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है क्या? मुझे ही नहीं पता, लेट्स चेक इट आउट। देखो अगर ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, बोलो किस डायरेक्शन में, क्लॉक या एंटी क्लॉक, जैसे आपका मन करे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मान लेते हैं। सुन लो 2 मिनट के लिए सुन लो और फिर रीजन आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। हमने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सर, हमने बोला यहाँ पे चार्ज भी रखो ना। अगर चार्ज रख दिया और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अभी अभी चेक किया है कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो क्या बोलेगा बच्चों? फोर्स की डायरेक्शन देगा। देखो ध्यान से देखो, फोर्स भी इधर लग रहा है और पार्टिकल चलेगा भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। थीटा बोलो, थीटा बोलो, थीटा बोलो, सारे बच्चे बोले बच्चों थीटा बोलो। किसी भी पॉइंट पर देखो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी पूरे चक्कर में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में सेम एंगल बन रहा है। यानी एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद तो वर्क डन इसका 0 तो नहीं आया। अरे बोलो भाई, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी कोस थीटा या एफ एक्स कोस थीटा। देखो थीटा हर पॉइंट पे क्या बन रहा है, और थीटा 0 है तो वर्क डन आया ना कुछ ना कुछ। और वर्क डन आना नहीं चाहिए क्योंकि फील्ड कैसा है? ये
फोर्स कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव। अरे बोलो भाई। तो इसमें वर्क डन कैसा है? वर्क डन नॉन जीरो है, और वर्क डन नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है? या तो ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, बट फोर्स तो कंजर्वेटिव नेचर का है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फील्ड है ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट आए नहीं समझ में? पक्का? पक्का? आ जाओ। अब इसके पास एक और प्रॉपर्टी देखो, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाइए बच्चों। कहीं पर भी हमें ऐसा दिखाई दे, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लाइंस दिखाई दे सकती है। हमसे बोला गया ये पॉइंट ए चूज कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट बी चूज कर लेते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस से बोलो। पहली बात तो ये बताइए, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं। तो इन दोनों पॉइंट्स में किस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी? ए पर या बी पर? ए पर या बी पर? ए पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। अच्छा, मैं यहां पर एक चार्ज को रख दूं Q को, यहां पर एक चार्ज को रख दूं Q को, तो बताओ किस पे फोर्स ज्यादा लगने वाला, ए पे या बी पे? ऑब्वियसली सर, जहां फोर्स ज्यादा होगा वहां पर, जहां फील्ड ज्यादा होगा वहां पर फोर्स भी ज्यादा होने वाला। नहीं आया बच्चों समझ में? पक्की बात? एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती है और कहां पे टर्मिनेट होती है? और क्या दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट हैज टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये बताइए, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट E1 को रिप्रेजेंट करेगा, E2 को रिप्रेजेंट करता है, या E नेट को रिप्रेजेंट करता है? क्यों? क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर तीसरी चीज, इसी पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो फील्ड की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है और एज वेल एज फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तभी इसका नाम क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या बोला गया बच्चों? लाइन ऑफ फोर्सेस। वेरी गुड। जहां डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। क्या ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेंगे क्या? अगर क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेंगी तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, क्योंकि फील्ड कंजर्वेटिव नेचर है, फोर्स कंजर्वेटिव नेचर है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्लोज पाथ में वर्क डन हमेशा जीरो आना चाहिए। यानी इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपनी स्टेटमेंट को, यानी फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं आया बच्चों समझ में? पक्का? देखो इसको, जैसे हम लोगों ने बाइनरी सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ का वेरिएशन देखा था, वैसे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी आनी चाहिए बाय यूजिंग बाइनरी सिस्टम। देखो, पॉजिटिव आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज हुआ, आइसोलेट नेगेटिव चार्ज हुआ, तो रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड हम लोगों ने देख लिया। मान लो दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों। ठीक, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको यूज करने वाली है कि किसी भी चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी और टर्मिनेट होंगी, दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास दो चार्ज है, एक 4 कूलाम मान लिया मैंने, एक -3 कूलाम मान लिया। प्योर हाइपोथेटिकल एजम्पशन से ऐसा भी हो सकता है, मैं मान लूं कि 4 कूलाम में से 4 ही लाइन निकल रही हो, तो 3 कूलाम में कितनी लाइन्स आएंगी? 3। यानी कितना मैग्नीट्यूड है, आप कितनी लाइन्स मान के चल रहे हो, दैट इज एंटायरली यूर विश। मेरी मर्जी है मैं कितनी मानूं। मैंने मान लिया इसमें से 100 लाइन्स निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेंगी 100 लाइन्स। अगर यहां से 100 लाइन्स निकल रही है तो यहां पे कितनी लाइन्स टर्मिनेट होनी चाहिए? 25। अबे 100 मैंने 4 में माना है ना, तो 1 के कारण 25, तो इसमें कितना होगा? 75 आएंगी। अरे बोलो भाई, आए नहीं समझ में? तो बोला गया कि नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किस चार्ज में से कितनी लाइंस निकल रही है वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। ज़्यादा मैग्नीट्यूड है ज़्यादा लाइंस निकल जाएंगी, कम मैग्नीट्यूड है कम लाइन निकल जाएगी। बोलो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे माना है? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम माना है तो इसमें से 4 लाइन निकल रही है तो इसमें भी 4 लाइन टर्मिनेट होंगी। लेकिन सर इसमें बताओ, इसमें से अगर 100 लाइन निकली तो 75 तो यहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी, बाकी 25 कहाँ जाएंगी? इन्फिनिटी। परफेक्ट। कहाँ जाएंगी? नहीं आया ना समझ में? अच्छा दोनों को देख के बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा?
हाँ लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा छोटे वाले के, पक्की बात ना। इधर देख, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, अच्छा अभी समझना, देखो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा अभी आगे चलते हुए मैं इसी को ना डाइपोल भी बोल दूंगा। डाइपोल बेसिकली जिसपे दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। जैसे आप लोगों ने याद करो 11th स्टैंडर्ड में सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पहला न्यूमेरिकल या सेकंड न्यूमेरिकल देखा था, इन एन HCl मॉलिक्यूल सेपरेशन बिटवीन H एंड Cl इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। यानी HCl मॉलिक्यूल रखा हुआ है, H पे पॉजिटिव होता है, Cl पे, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था D, और D की वैल्यू 1.27 एंगस्ट्रॉम। बताओ ये वाला सेपरेशन बहुत छोटा बहुत बड़ा? 1.27 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर, तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है बहुत छोटा होता है? बहुत छोटा, बट इट्स अ फाइनाइट, एक फिक्स डिस्टेंस है, तो इट्स अ डाइपोल। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में CBSE एक नंबर में पूछ लेती है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जितनी लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट कराओगे ना प्यारे बच्चों, उतनी ही टर्मिनेट करा देनी है, ठीक। अब सेम ऐसे बोला गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर आएगा? बीच में। भाई नल पॉइंट कहाँ पर आएगा? सेंटर पे आएगा। ये नल पॉइंट का मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला ही तो ये होता है बच्चों। अरे बोलो भाई, चार्ज तो जीरो हो ही नहीं सकता, चार्ज जीरो नहीं होगा तो ई जीरो होना चाहिए। अरे यस या नो? अब ये बताओ, ये पॉजिटिव है तो इसके कारण बाहर जाती हुई बनने वाली है, तो और दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट, तो ऐसे लाइंस बना दो। सेम ऐसे इधर बना दो। नहीं आया समझ में? दोनों नेगेटिव रखूंगा तो भी बना दोगे? पक्का? अब अगर एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2। ना मुझे नेचर का पता है ना मुझे मैग्नीट्यूड का पता है। अब थोड़ा अटेंटिवली सुनना, और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन भी है। सोचने के दो तरीके होते हैं, दोनों के दोनों बता दूंगा, जो सा आपको अच्छा लगे वो रख लेना। बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है ना बच्चों, कुछ ऐसा बनाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कुछ ऐसा बनाया गया। क्या सोचे इससे हम लोग, क्या समझे? चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि सर डायग्राम देख के इतना तो लॉजिकली समझ में आता है अपन लोगों को कि ये तो पॉजिटिव बनने वाला और ये किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कैसे पता लगा? किसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा? एक चीज समझा, समझ, हालांकि जो क्वेश्चन था ना वो क्वेश्चन में तो लाइंस बना रखी थी, आप लोग इजीली आंसर दे सकते थे, बट मैं एक से इसलिए समझा रहा हूं कि देख कई बार लॉजिकल अपन कैसे लगा रहे थे। मान लो ये सेपरेशन है इनके बीच का D, तो ये तो कंफर्म्ड हो गया कि अगर सेम नेचर का होता, सेम नेचर, देखो एक सेकंड सुनो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इसके कारण ऐसे जाता, ये 1 बोल दूं इसको, इसको 2 बोल देता हूं तो इसको E1, इसके कारण ऐसे जाता। अरे बोलो भाई, जो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बीचों बीच जा रहा है E नेट। नहीं आया बच्चों? पक्का? अब थोड़ा 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट यूज कर। 11th स्टैंडर्ड क्या कहता है अपने पास कि अगर A और B का मैग्नीट्यूड सेम है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A मान लिया, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी A मान लिया, तो जो रिजल्टेंट है वो कहां पर जाएगा बच्चों?
बिल्कुल एंगुलर बाइसेक्टर पर, ये चला गया एंगुलर बाइसेक्टर 45 डिग्री। सोचो मैंने इसमें से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, बोलो किसका मैग्नीट्यूड बढ़ाओ? ए का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूं, यानी ये मैग्नीट्यूड की लाइन मैंने लंबी कर दी, ये एज इट इज रख दिया। अब क्या ये एंगल ऐसे चला गया? बोल किसकी तरफ रिजल्टेंट ज्यादा झुका? ए, जिसका एंगल, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, यू कैन से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब देख इधर देखो ध्यान से, ये सेंटर लाइन, सेंटर लाइन ये मान लेते हैं जो कि लग भी रही है, ये सेंटर लाइन होगी। तो इस सेंटर लाइन पे इस पॉइंट पर देखना बच्चों ध्यान से, ये 1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? ऐसे E1। ये 2 वाला किधर? किसकी तरफ ज्यादा झुका हो रहा है? रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है ना? अरे ये ब्लू वाला रिजल्टेंट ही तो है गधो। तो बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? ये लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन E2 के मैग्नीट्यूड से। नहीं आया समझ में? अब एक क्वेश्चन और पूछा गया, चलो ये तुम देख, मैं फिर कह रहा हूँ कई बारी वैसे क्वेश्चन क्या था वो मैं बताता हूँ, अभी बना भी देता हूँ, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। बट मुझे ये बताओ कि नल पॉइंट किधर आने वाला है? डन है ना? मैं ये कह रहा हूँ अगर एक लाइन भी दे दे मुझे, क्या मुझे पूरी PhD करनी आ गई? कि क्या कहोगे? बेसिक हमारा ज्ञान ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो कुछ ऐसा बनता। अलग अलग है तो देखो फिर नल सेंटर पॉइंट पे देख लो कि सेंटर पॉइंट पे ई नेट किसकी तरफ ज्यादा झुकाव दे रहा है। जिसकी तरफ झुक रहा होगा उसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर ये इधर ज्यादा झुक रहा होता यानी ये कुछ ऐसे करके बन जाता, यानी देखो इधर ध्यान से, मतलब ऐसे मत मानो, ऐसे मानो कि ये Q1 है, ये Q2 है, और अब कुछ फील्ड लाइंस ऐसे है, तो अब समझ में आ गया किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? अरे बोलो भाई, नहीं आया? पक्का? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, लेट से ये Q1 है, ये Q2 है, और इसका कुछ डायग्राम ऐसे बनाया हुआ था बच्चों। ठीक है, डन। तो हमसे बोला गया आइडेंटिफाई, मतलब कौन सा मैग्नीट्यूड बढ़ा है, जल्दी बताओ। Q1। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होने वाली है? दैट्स इट। बोल समझ में आया नहीं आया? पक्का? पक्का? अब सुनो एक बात और बताओ, जैसे अभी हमने क्या बोला कि सर जो कि नल पॉइंट तो यहाँ कहीं पर आने वाला है, यहाँ कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ कहीं पे मान लिया। अगर यहाँ कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट आने वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हुई दिखाई देंगी बच्चों? यहाँ से कितनी लाइंस निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे गई कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी 3 लाइंस कहाँ पर जाके टर्मिनेट होती दिखाई दे। तो बेसिकली कुछ लाइंस ऐसे दिखाई देंगी आपको। नहीं आया समझ में बच्चों? पक्का? तो ऐसे डायग्राम्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेंगी? नहीं करने वाली। कई बारी एक बारी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक, इस पे ना 3 चार्जेस रखे गए, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 4 ऑप्शंस दे दिए थे आपको। चारों ऑप्शंस में ना बहुत सारे ऑप्शंस को तो आप देखते ही ना रेक्टिफाई कर दोगे, मतलब कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज, अच्छा अपन को तो बहुत लॉजिकल समझ में आता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, पॉजिटिव नेचर है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? यानी इस पॉइंट पर कहीं पर, इन दोनों के लिए इस पॉइंट पर कहीं पर, इन दोनों के लिए। अरे बोल भाई, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने वाले वो इधर ऐसे ही कहीं बनने वाली। अरे हाँ या ना बोलो? पक्का? ऐसे कुछ। अब उन्होंने इन 3-4 ऑप्शंस में से है ना क्या कर रखा था, किसी में ऐसे बना दिया लूप। क्या ये एग्जिस्ट करेगी क्या लूप? क्योंकि क्लोज लूप में तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं। कई क्वेश्चंस में उन्होंने ऐसे बना दिया कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली ऐसे, यहां से निकली ऐसे, यहां से निकली ऐसे। क्या ये करेगा क्या? एंड ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस थे। मैं कह रहा हूं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई,
जैसे हम लोग कंडक्टर्स पढ़ेंगे ना, कंडक्टर्स के साथ भी आएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो आपके दिमाग में एकदम बैठी हुई होनी चाहिए। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, और 1-2 क्वेश्चन और देखोगे आप लोग, आप वैसे ही नलीफाई करते चले जाओगे कि कौन ठीक है कौन गलत है। 6-7 प्रॉपर्टी पढ़िए, 6-7 की 6-7 प्रॉपर्टी आपको एकदम दिमाग में टिप्स पे होनी चाहिए। जल्दी बताओ, ये सब चीज़ें क्लियर है क्या? कैसा भी ग्राफ आ जाए, कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, क्या आप फील्ड लाइंस बना सकते हो? पक्की बात? श्योर? अभी हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखो बेटा, डाइपोल जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाइपोल का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब फिक्स डिस्टेंस, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि जो ये डिस्टेंस है ना बच्चों, इनके बीच में डी, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। अच्छा, ये इतना छोटा डिस्टेंस होता है तो मैं कैलकुलेशन के लिए ना तो डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूँगा, ना मैं डिस्टेंस यहाँ से मेजर करता हूँ, तो मैं इनके सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करता हूँ। ये पॉइंट मान लिया हो। कोई डाइपोल कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उसका पता लगाते हैं हम डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। दोनों का नेचर सेम, अलग अलग है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, Q इंटू देयर सेपरेशन D। ये बनाया गया बच्चों हमारे पास डाइपोल मोमेंट। सिंस डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से, क्योंकि ये मेरे पास एक लेंथ वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों? डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये समझना, बस ये चीज़ें याद रखना। अब देखो, बस हमें याद ये रखना है कि सेपरेशन Q इंटू डी होना चाहिए। अब सोचो, मैंने बोला ये एक प्लस चार्ज है, ये एक माइनस चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन 2a बोल दिया। बोला गया डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बोलो जल्दी। Q इंटू 2a, Q इंटू ओके। अब हमसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अब ये एक्सियल लाइन क्या होती है? हालांकि तुम्हें देख के अभी लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बट जो कि टॉपिक है तो टॉपिक हम लोग करा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पर बोला गया, मान लो कि ये माइनस चार्ज है, ये एक प्लस Q चार्ज है, इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों मैंने 2a मान लिया कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। अब ये बताओ इनका सेंटर कहाँ पर आएगा? O पर, ये मान लिया O सेंटर। हाँ, यहाँ से यहाँ भी a डिस्टेंस बना ये, और यहाँ से यहाँ भी a डिस्टेंस बना, पहली बात। अब इसको ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस जो होती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? तो दिस इज एक्सियल लाइन। इसके सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये वाली लाइन, दिस इज इक्विटोरियल लाइन। अब हमें क्या करना है? हमें ना एक बारी यहां पर कहीं पर पॉइंट रख के देखना है P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक बारी यहां पे रखना है पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ गए कि एक्सियल पे रखेंगे और इक्विटोरियल पे रखेंगे। और एक हमारा होता है जनरल। जनरल का मतलब यार ना यहाँ पे रखो ना यहाँ पे रखो, कहीं पर भी रख दो पूरे स्पेस में, मान लो ये वाला पॉइंट, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो इस केस के लिए हम लोग बात करेंगे एक्सियल की, इसके लिए हम बात करेंगे इक्विटोरियल, और इसके लिए हम बात करेंगे बच्चों जनरल पॉइंट। एट एनी पॉइंट यू कैन से, या जनरल पॉइंट जो भी आपको कहना है, दिस इज योर जनरल पॉइंट। अगर हम जनरल पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो रिजल्ट मैं लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड जो आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सियल, दिस इज 2kp/r³। मैग्नीट्यूड जो आएगा वो kp/r³ आएगा।
मैग्नीट्यूड जो आएगा वो KP बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये रिजल्ट तभी प्रूव होंगे, तभी आएंगे ये वाले रिजल्ट जब हम लोगों की कंडीशन क्या होगी। नाउ ये आर क्या है सर? आर तो कहीं पे भी यूज नहीं किया हम लोगों ने। आर है बेसिकली इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से हम किस पॉइंट पर P निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर। तो दिस इज आर वेक्टर वी हैव, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। और कंडीशन क्या है? ये रिजल्ट आए एक ही कंडीशन पे। कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन है कि R इज ग्रेटर देन। अगर R ग्रेटर देन है, और ये देख के लग भी रहा है क्योंकि एक्सेल के बीच का जो डिस्टेंस था एंगस्ट्रॉम, मान लो ये R 1 सेंटीमीटर भी आ गया तो 1 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 एंगस्ट्रॉम। नहीं आया समझ में? ये बेसिक एनालिसिस समझ में आया कि लिटरली हमें कहाँ कैसे क्या प्रूव करना है। और ये तीनों के तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों को समझ में आने हैं, अभी कर भी देते हैं अपन लोग। अब देखो इसमें एक प्रूफ और याद करो बच्चों, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल, कह दूं इसको बी मोर स्पेसिफिक, दिस इज ई इक्वेटोरियल। एक बार दोनों में रिलेशन देखो, KP बाय आर क्यूब, KP बाय आर क्यूब। क्या इस KP बाय आर क्यूब को मैं ई इक्वेटोरियल लिख सकता हूं? तो रिजल्ट क्या आने वाला है? ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। नहीं आया बच्चों? पक्का? ये सब चीजें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। करे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल। देखो बच्चों, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इनके बीच का ये सेपरेशन, दिस इज 2a डन। ये सेंटर O, यहां से यहां का सेपरेशन A, और ये सेपरेशन। इसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बोलो, जल्दी बोलो। Q इंटू 2 इंटू A। ध्यान रखना, डायरेक्शन बोलो, -2, यानी P वेक्टर इस डायरेक्शन में। प्लीज मेक श्योर ये याद ही रहे आपको, डायरेक्शन इज लेफ्ट टू राइट। ऐसे कर लो, याद करना है तो। अब मुझे एक्सियल पे रखना है तो आपकी मर्जी है बच्चों, यहां रखना चाहिए यहां रख लो, यहां रखना चाहिए यहां रख लो, जहां आपका मन करे वहां रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने बोला लेट्स सी ये वो वाला P पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका बोलो, जिस भी पॉइंट पे निकालना चाहते हो वहां पर एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो। अरे बोलो भाई, और उसको विक्टोरियली ऐड कर दो, दैट्स इट। कितने चार्ज है यहाँ पर? 3। किसने बोला भाई? नहीं बच्चों, 2 ये है बस। ये तो हमने कंसीडर किया ना, इस पॉइंट पे तो निकालना है ना फील्ड। चलिए अब ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो P। यहां से ये पोजीशन वेक्टर है बच्चों मेरे पास, R वेक्टर। अभी ध्यान से सुनना, पोजीशन वेक्टर का हेड उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए जहां पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर? सारे बोलो, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। वेरी गुड, आ जाओ भाई। अच्छा आप थोड़ा डिस्टेंस में एनालाइज कराओ मुझे जल्दी जल्दी। ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस? दिस इज A, दिस इज R, तो दिस इज, ये डिस्टेंस बोलो। नहीं आया? पक्का? अब जल्दी जल्दी मुझे ये बताओ, ये माइनस है, माइनस चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को किधर खींचेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले को, तो दिस इज E पॉजिटिव, जो कि एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं। तो क्या मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। बस अब सिंपली ये बात बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। चलो E - Q देखो, E - Q
ई माइनस क्यू, के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जल्दी बोलो, के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड बोलो बच्चों, के क्यू बाय आर माइनस ए का, जल्दी बोलो किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ई प्लस क्यू। बेसिकली इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो सर इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। तो ई एक्सियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इस डायरेक्शन में आएगी। अभी ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और डाइपोल के कारण भी, डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज अलोंग दी, ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल, ऐसे लिखो, ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज अलोंग दी डाइपोल मोमेंट। जल्दी जल्दी खत्म करो बच्चों अब इसको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या ई एक्सियल, देखो ई एक्सियल कैसे लिखूं, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। नहीं आया बच्चों, पक्का? चलिए स्टार्ट करो अब। देखो दोनों में से के क्यू कॉमन ले रहा हूं, तो के क्यू कॉमन ले लिया। जल्दी जल्दी बोलो क्योंकि ये वाले न्यूमेरिकल बहुत सारे कर चुके हैं अपन लोग। 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर माइनस ए का, जल्दी बोलो नीचे एलसीएम कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। जल्दी बोलो यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्या बेटा, हाँ कोई नहीं, अच्छा बाय मिस्टेक। तो ये हो गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का, तो ऊपर ये प्लस आ जाएगा और ये आप सही है। अब जल्दी बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab, क्या बचता है बच्चों, देखिए ध्यान से, ऊपर बचा 4 इंटू ए इंटू बी, बोले तो r इंटू ए, नीचे बोलो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। कंडीशन देखो, क्या r इज ग्रेटर देन ए बच्चों, अगर बच्चों r इज ग्रेटर देन है तो क्या मैं a स्क्वायर को 0 पुट कर सकता हूं, पुट करो। देखो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है, सुन लो नाउ, एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला है। बट जब आप लोग न्यूमेरिकल देखेंगे ना तो मैक्सिमम केसेस में आपके पास जो डेटा गिवन होगा, कई बारी हम, मैं ही कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा था वो वाले केसेस ओनली पॉसिबल कब, जब हम लोगों के पास ये कंडीशन है। तो कई बारी आपको ना न्यूमेरिकल देखते हुए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मतलब क्या सर, मतलब कई बारी ये कंपेरेबल दे देंगे और फिर बच्चा 2kp/r³ लगा के आता है और आंसर गलत कर देते हैं वो लोग, ऑब्वियसली गलत करेंगे भाई, ये पॉसिबल, ये है एग्जैक्ट रियल रिजल्ट, ये है 4kqr इंटू ए बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। हाँ ये पॉसिबल कब आएगा, अगर ये कंडीशन बनती है, मान लो r दे दिया आपके पास लेट्स से 10 सेंटीमीटर और ये आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है a, तो आप लोग इसमें ए स्क्वायर को 0 पुट कर सकते हो। बट अगर a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर के आसपास आ गई, r की वैल्यू 7, 8, 10 सेंटीमीटर आ गया, अब तो कंपेरेबल है सर, अब आप माइनस नहीं कर सकते, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, फिर तो उस टाइम पे आपको ये रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बच्चों की दिक्कतें आती है कि वो, क्योंकि बच्चा रिजल्ट क्या याद कर लेता है, 2kp/r³ रटा हुआ रहता है, 2kp/r³ होता है ये एक्सियल, और देखते ही ये डेटा क्या गिवन है, फटाक से आंसर फेंक के आ जाता है और आंसर गलत हो जाता है, खुश होता है कि हमें तो फ्री के नंबर मिल गए। बट मेक श्योर आपको ये डेटा एनालाइज करना आना चाहिए। जल्दी बोलो, अगर ये सब चीज़ें है तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ई एक्सियल बोलो। देखो अब सुनो, इस 4 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 के आर बाहर आ गया, 2QA अंदर आ गया, 2QA डिवाइडेड बाय, ये देखो आर स्क्वायर, ये 0 आ गया तो r की पावर 4, ये देखो ये क्या बना, रख दो
ई एक्सियल 2kp बाय, नहीं आया बच्चों, पक्का? डायरेक्शन बोलो, अलोंग द डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन बोलो, एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड r वेक्टर बोलो, सारे बोलो बच्चों। और 2kp बाई आर क्यूब का रिजल्ट कब आया? जब r इज ग्रेटर देन, तब हम इस स्क्वायर को 0 मानेंगे, तब जाके 2kp बाई आर क्यूब आएगा। एल्स हमारा रिजल्ट ये रहेगा kq4ra बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं आया बच्चों? सेम इसी वाले पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन।